हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के टॉप 100 एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक चीज जरूर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर। देखिए, हम इसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके यूपीसी यूट्यूब के एग्जाम आपके 3 नवंबर से स्टार्ट है, 17 तक आपको जो एग्जाम चलेंगे, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन फंसेगा। आप लोग को करना क्या है, आप लोगों को कम से कम टाइम लगे, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो की स्पीड, ठीक है, वीडियो की जो स्पीड है वो आप जा करके बढ़ा लीजिएगा 1.25 या 1.5 कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या हो, आपका कम से कम टाइम लगे और टाइम आपका बचे। और आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप आंसर पर आप क्वेश्चन देखिए और आंसर अपने मन माइंड में सोच लीजिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। हम क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, उसी टाइम बताएंगे, लेकिन आप जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग को कम से कम टाइम लगे और आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। और वीडियो को आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, 100 क्वेश्चन आप देखिएगा। और जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए तो आपको कमेंट्स करना है, आउट ऑफ 100 में से आपको कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को कमेंट्स कीजिएगा। और आपको देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तब इसको लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, फिर आपको कंप्यूटर क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, ठीक है। आज मैंने सोचा संडे था, आपको इस तरह से क्वेश्चन करा दिया। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है या ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देख पा रहे हैं। हम जो है इस वीडियो में इजी टू मॉडरेट जो है हम चलेंगे, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ पे आपको बीच बीच में लेवल उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन का जो है 100 की तरफ जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। और अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप जो है उसमें आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वरना आप आंसर का वेट कीजिए। हो सकता है मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप लोग अपना टाइम कम से कम इस पर टाइम दीजिए, अपना टाइम बचाइए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो आप सभी को पता है क्या है, वो स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। तो हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन। तो आप सभी को पता है जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण, ठीक है, अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों हम, ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, या प्रत्यावर्ती धारा या दिश धारा यानी कि एसी डीसी दोनों, या डीसी, फिर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो सिर्फ एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर कोर किस धातु का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील, लोहा या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील या ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो ट्रांसफार्मर जो कोर है वो दोस्तों किसकी बनाई जाती है, लेमिनेटेड स्टील, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोर का मुख्य कार्य क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना, या चुंबकीय धारा को एक सर्किट दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करना, या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, या विद्युत धारा प्रवाहित करना। तो इसका आप सभी को पता है जो मुख्य जो कार्य होता है कोर का, वो क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो है मुख्य कार्य क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो लिंक करता है, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो जो है उसका जो पाथ होता है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक इसका पाथ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर की मोटाई कितनी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रखी है क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है और आज है संडे, तो आप लोग की मेरे से टाइम निकालें, आज कंप्यूटर क्लास ना होकर के मैंने सोचा आपको ट्रांसफार्मर के जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है वो करा दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जिसका जो इसकी मोटाई होती है 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर के बीच इसकी मोटाई होती है। तो 21 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों बनाया जाता है, यानी कि उसके कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। आप सभी को पता है कि जो लॉस होता है, उस लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट जो लॉस होता है, एडी करंट को जो लॉस को कम करने के लिए इस तरह से किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के पूछता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को पता है इसका जो कोर है, इसको संयोजित धातु का प्रयोग किया जाता है,
वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए जो है इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एक तरह से ये आप समझिए कि एक हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जल्दी-जल्दी देखिए, ठीक है? आपसे पता है आप लोग को जो है क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको जल्दी-जल्दी कम टाइम लगे वो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन आप करते जाइए, ठीक है? आप समझिए एक तरह से ये आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रहा है ना? तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किरचॉफ नियम या फैराडे नियम या ओम नियम या फ्लेमी नियम? सभी को पता है कि फैराडे का नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ठीक है? तो देखिए अगर दक्षता वाला दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है और इसको आँख बंद करके आपको आंसर लगाना जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा दिया हो। जिस ऑप्शन में परसेंटेज सबसे ज़्यादा दिया हो दक्षता की, एफिशिएंसी के वो उसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? 90% से 98 परसेंट तक इसकी एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को एसी स्रोत से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसको सोर्स से हम जोड़ेंगे तो हमारा प्राइमरी ही वाइंडिंग होगा, ठीक है? लोड हमारा सेकेंडरी से जुड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा। आगे यहाँ दोस्तों आ गया ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग को लोड से जो कनेक्ट किया जाता है, तो आप सभी को पता है कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस सब क्वेश्चन को फटाफट आप लगा करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे घुमा फिरा करके आ गया क्योंकि जो है वो एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस को जो है वो कम करने के लिए इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो ट्रांसफार्मर या ऑटो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर? वो कौन सा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज को जो है वो प्रदान करता है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा आंसर? सोचिए मन में इसको आप लोग क्या होगा? हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा ना? स्टेप अप हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हमारा ये है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? वह ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा निम्न वोल्टेज प्रदान करता है, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? तो सिंपल सी बात दोस्तों हमारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा क्योंकि निम्न वोल्टेज कर रहा है, अप करे ज़्यादा वोल्टेज बात करे अप होगा, स्टेप अप कम वोल्टेज करे वो स्टेप डाउन होगा। तो किस ऑप्शन में है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे नेक्स्ट होगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो बनाया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि 16 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों कोर टाइप ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है 2 एल जो इनकी शेप की स्टंपिंग करके इसको बनाया जाता है, ठीक है? जो 2 एल शेप की आप सभी को पता है ई, आई, एल इस तरह की जो हमारी स्ट्रिंग होती है आई, ठीक है? तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है जो इनकी आकृति होती है वो 2 एल आकृति की स्टंपिंग करके इसको प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसमें भी जो है तो ई और आई प्रकार के जिसके शेप होता है वो स्टंपिंग करके इसको बनाया था ई ए आई, ठीक है? ई आई तो ये हमारा ए ऑप्शन में है, ठीक है? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर चुंबकीय परिपथ के कितने मार्ग होते हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है? इस टाइप के दो आप क्या आएंगे, ठीक है? एक कोर टाइप एक सेल टाइप पूछेगा। अगर कोर टाइप आपसे पूछे तो आपको फटाक से आपको एक पे टिक कर देना, ठीक है? जहां पे आपको वन ऑप्शन दिखे उस पर टिक कर देना। अगर आपको सेल टाइप पूछे दोस्तों वहां पे आपको किस पे करना है? दो पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए पूछ लेगा कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर चुंबकीय परिपथ में कितने मार्ग होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, दो होते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये आ जाएगा 20, ठीक है? 20 हो जाएगा। वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है? आप सभी को पता है ये सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन कौन सा होता है वो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है? सिंगल वाइंडिंग का होता है, कॉमन होती है इसलिए आपको इस तरह से कहा था उसको। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन? अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो हमारा किस पे कार्य करता है? वो किस पे करता है? सेल्फ इंडक्शन पे। किस पे करता है? सेल्फ इंडक्शन। वो किस स्वप्रेरक, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है? तो ये इसमें आपको जो है ध्यान देना इस तरह जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? सेल्फ इंडक्शन, ठीक है? सेल्फ इंडक्शन ये आपको ध्यान देना है सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस और ये सब क्वेश्चन रहेगा आपके ऑप्शन में, लेकिन आपको कहाँ क्लिक करना है? स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन, ठीक है? और अगर आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे अब होगा 21, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सॉरी 22 होगा यहाँ पे। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या है? इसमें कॉपर लॉस नहीं होता है या कोर की बचत होती है, कॉपर की बचत होती है या आयरन की हानि होती है? तो इससे हमारा क्या दोस्तों सिंपल सी बात है वाइंडिंग में होगा तो कॉपर की हमारी जो है वो बचत होगी, ठीक है?
तो इससे हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, 22 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है वो कॉपर की बचत होगी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो इसका यूज है दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर कहाँ किया जाता है? बिजली घरों में, या वोल्टेज सप्लाई स्टेबलाइजर में, या रेफ्रिजरेटर में, या वेल्डिंग मशीन में। तो इसका जो यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ होता है? वो स्टेबलाइजर हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम, अधिक मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्र में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? अधिक मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्र में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर दोस्तों होगा हमारा? उसको हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, या इंस्ट्रूमेंट, या सेल टाइप, या कोर टाइप। तो यहाँ पे दोस्तों मापक यंत्र कह रहा, तो वो कौन से होंगे? वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि सीटी और पीटी की ये बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, सीटी को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। आपको आंख बंद करके इस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पीटी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि इसको कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आपका ये करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कितने मान की विद्युत धारा अमीटर द्वारा मापा जाता है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना दोस्तों। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कितने मान की विद्युत धारा मीटर द्वारा मापी जाती है? इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। आपको नीचे कमेंट्स करना है क्या होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका मैं बताऊंगा नहीं आंसर। ठीक है, देखते हैं आप लोग को क्या अभी क्वेश्चन देखा उससे कितना फायदा हुआ। कमेंट्स कीजिएगा, नहीं आता तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कितने वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कितने वोल्ट के लिए रहता है? 120 वोल्ट, या 130 वोल्ट, या 110 वोल्ट, या 100 वोल्ट? तो इसको 110 वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम, किस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए? तो कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं करना चाहिए? तो हमारा दोस्तों कौन सा नाम होगा? हमारा करंट ट्रांसफार्मर होगा। इसको हम सीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 30 आ जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है, मोटे तार या कम टर्न, या कॉपर के तार, या पतले तार अधिक टर्न, या एल्युमिनियम के तार? ठीक है, ये पूछा करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो बनाई जाती है, इसके तार क्या होते हैं? तो वो हमारे मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है, तो वो प्राइमरी हमारी मोटे तार कम टर्न हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो होगा इसमें इसमें जो है तार जो हमारा तार होगा, इस पतले तार यूज किया जाएगा, इसमें टर्न अधिक होगा। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बनाई जाती है, मोटे तार पतले तार दोनों, या मोटे तार कम टर्न, या पतले तार अधिक टर्न, या इनमें से कोई नहीं? तो पतले तार के अधिक टर्न इसमें जो है वो दिए जाते हैं ये। ठीक है, पतले तार के अधिक टर्न, ये किस ऑप्शन में है? पतले तार के अधिक टर्न, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, फिर यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, क्योंकि कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है, वहाँ पे प्राइमरी की बात किया, यहाँ पे सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? मोटे तार कम टर्न। ठीक है, मोटे तार और यहाँ पे टर्न कम होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, करंट ट्रांसफार्मर तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार है? मतलब क्या प्रकार इसका है, मतलब कौन सा प्रकार है? इसको किस और नाम से हम जानते हैं, इसको कह सकते हैं? यानी कि जो सीटी पीटी हमारा होता है उसको किस और नाम से जानते हैं? तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम चलते हैं, ट्रांसफार्मर के मुख्य बॉडी के ऊपर स्थापित होता है, क्या होता है? वो ब्रीदर होता है, या कोर होता है, या कबूक रिले, या कंजर्वेटर? तो क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो मुख्य बॉडी के टैंक के ऊपर जो लगा होता है, क्या होता है हमारा? कंजर्वेटर लगा होता है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेटर। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम, कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, कंजर्वेटर टैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? अलार्म बेल लगाकर चेतावनी बजाना, या मुख्य टैंक से तेल के स्तर को बनाए रखना, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, या वायु में नमी को प्रवेश से रोकना? तो आप सभी को पता है कि जो कंजर्वेटर होता है, जो टैंक होता है, टैंक जो तेल का स्तर होता है, यानी कि जो ऑयल का लेवल होता है, उसको वो मेंटेन किए रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इसमें आंसर? ये इसमें हो जाएगा दोस्तों, मुख्य टैंक को तेल के स्तर को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं हम, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा जाता है? कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है? सेमी सिंथेटिक ऑयल, या मिनरल ऑयल, या सिंथेटिक रेड ऑयल, या खनिज तेल? तो क्या होता है हमारा जो होगा दोस्तों, उसमें क्या भरा होता है हमारा? हमारा खनिज तेल भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल कितने स्तर तक भरा होता है? तो दोस्तों ये लगभग जो है वो 50% तक। ठीक है, ये इसका जो है टैंक में भरा होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 आ जाएगा, कह रहा कि तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि मॉइस्चर को, ऑयल में मॉइस्चराइजेशन को कम करने के लिए कौन सी डिवाइस लगाई जाती है?
तो आप सभी को पता है वो क्या लगा होता है दोस्तों, वो ब्रीदर लगा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या भरा जाता है? तो जो ब्रीदर में दोस्तों क्या भरा होता है? सिलिका जेल, ग्रीस, सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल। आप सभी को पता है वो सिलिका जेल भरा होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। सिलिका जेल का कलर शुरुआत में होता है, तो आप सभी को पता है जो सिलिका जेल का कलर होता है स्टार्टिंग में, वो हमारा हल्का नीला होता है, ठीक है। नीला होता है जब ये नमी सूखने के बाद उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नमी सूखने के बाद सिलिका जेल का कलर होता है तो वो हल्का गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम बुकहोल रिले का प्रयोग कौन से ट्रांसफार्मर में किया जाता है? आयरन कोर ट्रांसफार्मर, वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर या फेरेट कोर ट्रांसफार्मर या ऑयल कूल्ड पावर ट्रांसफार्मर। तो किसमें जो है वो ट्रांसफार्मर का ऑयल यूज किया जाता है बुकहोल रिले का? तो आप सभी को पता है कि ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुकहोल रिले दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में सूचना देता है, शॉर्ट सर्किट करके, वोल्टेज बढ़ा करके, स्पार्किंग करके या अलार्म बजा करके। तो आप ये सभी लोगों को पता है कि वो अलार्म बजा करके जो है वो एक अलार्म बजता है तो मालूम पड़ जाता है उसमें कोई फॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखोज रिले किस प्रकार की रिले है? स्टीमिंग संचालित रिले, गैस संचालित रिले, ऑयल संचालित रिले या स्मोक संचालित रिले। तो अब जब ऑयल होता है, ऑयल में गैस बनती है, जब उसका ऊपर उसका वेपर उठता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है दोस्तों ये हमारा रिले है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस संचालित रिले, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं ऑयल में अंदर होता है, लेकिन ठीक है अंदर लगा होता है, ऑयल का जब लेवल बढ़ता है उसी अकॉर्डिंग जब फॉल्ट आता है तो बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आएगा, बुखोज रिले किस स्थिति में कार्य करता है? तो जो भी उसके ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी फॉल्ट होता है उसको यहाँ पे ये अलार्म बजता है, रिले जो है, ठीक है, जानकारी मिलती है। तो ये हमारा क्या होगा, आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखें ट्रांसफार्मर तेल किस कलर का होता है, ठीक है। ये कह रहा है ट्रांसफार्मर का तेल जो है वो किस कलर का होता है। तो अभी मैंने इससे कई क्वेश्चन कराया पीछे, तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन मैं आगे बताया था, एक क्वेश्चन वो था उसको जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो क्वेश्चन आपका 21 था, और इस क्वेश्चन का जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है इसका अभी आपको ही आंसर देना। देखते हैं आप लोग क्या देते हैं, ठीक है, बाकी नहीं तो हम बता दूंगा मैं। फिर यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो कार्य होता है मेन, उसका कूलिंग करना और इंसुलेशन प्रदान करना, ठीक है, यही कार्य होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर तेल का डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो आप सभी को पता है डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ट्रांसफार्मर क्या होना चाहिए? यहाँ पे कह रहा है कि निम्न, अति उच्च, उच्च या मध्यम। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है दोस्तों उसको उच्च होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईएमएफ इक्वेशन का फार्मूला क्या है, ये तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई वो मतलब बताने की जरूरत तो है नहीं कि ट्रांसफार्मर का फार्मूला क्या है, ठीक है, तो आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल किन कारकों पर निर्भर करता है? अधिकतम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, उपरोक्त सभी या टर्नों की संख्या। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है, वो स्थिर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लेगा ये, ठीक है, ट्रांसफार्मर का में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल किन कारकों पर, तो अधिकतम फ्लक्स या फ्रीक्वेंसी। देखिए अधिकतम फ्लक्स जो होगा, ठीक है, अधिकतम फ्लक्स पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, और ये हमारा आ जाएगा इसमें अधिकतम फ्लक्स, ठीक है। अधिकतम फ्लक्स यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। और लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। यहाँ देखिए उपरोक्त सभी वाला भी क्लिक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो जो कि एक कांस्टेंट होती है, आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे जो है अधिकतम फ्लक्स, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता है, ये फार्मूला इसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। अच्छा, यहाँ पे क्या ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन की शर्तें नहीं है, क्या है? समान वोल्टेज अनुपात, ट्रांसफार्मर का समान आकार, या समान फेज, या समान ध्रुवता। ये कह रहा है कि परिचालन की शर्तें नहीं है, वो है की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जो इसका ट्रांसफार्मर की बात आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो वोल्टेज का जो अनुपात होता है, देखिए इसका पोलैरिटी तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, फेज इक्वल में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका आकार पर ही जो है ये जो है डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इस पे जो है कोई भी डिपेंड नहीं करता है, बाकी ये चीज़ें आपको उसमें सेम होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है ट्रांसफार्मर समांतर सतह होनी चाहिए, समान फेज, सेम फेज सीक्वेंस, सेम वोल्टेज रजिस्ट्रेशन और सेम पोलैरिटी, ठीक है, ये चीज़ें होना चाहिए, बाकी आपका साइज से कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एडी करंट लॉस तथा हिस्टैरिसीस लॉस किसके प्रकार हैं?
ये आपको बताना है ये किसके प्रकार हैं। कॉपर लॉस, आयरन लॉस या घर्षण लॉस या स्ट्रेस लॉस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है ये। तो ये हमारा जो लॉस एक प्रकार का है, एडी करंट लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस को हम जो कह सकते हैं, इसको हम एक प्रकार से आयरन लॉस को हम कह सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आयरन लॉस और को किस नाम से जाना जाता है? फुल लोड लॉस, नो लोड लॉस या वाइंडिंग के दौरान होने वाला लॉस या वेरिएबल लॉस। तो आयरन जो लॉस होता है उसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो ये हमको बताना है क्या होता है इसको। इसको हम नो लोड लॉस भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉपर लॉस को किस नाम से जाना जाता है? फ्रिक्शन लॉस, कांस्टेंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस या वेरिएबल लॉस। तो आप पता है कि जो कॉपर लॉस है वो हमारा चेंज होता रहता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल लॉस। ठीक है, इसके अंडर इसको हम डाल सकते हैं। आयरन लॉस प्रत्येक लोड पे होता है। क्या होता है? आयरन लॉस जो होता है वो प्रत्येक लोड जो हमारा वो क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एक करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के किस लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है। तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, ऊपर ही ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे हमारा आयरन लॉस का करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कहाँ उत्पन्न होती है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर बॉडी में, ट्रांसफार्मर कोर में या ट्रांसफार्मर की बुशिंग में। सभी को पता है ये हमारा जो होती है कोर में इसका उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम एडी करंट लॉस का फार्मूला क्या है। तो आपके सामने दोस्तों ये है, आपको बताना है कि यहाँ पे एडी करंट लॉस का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे वी इज का तो बी एम ए स्क्वायर एफ की स्क्वायर अपना टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है? ये आप याद है कि यहाँ पे एडी करंट पूछा, यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस का इसने पूछ लिया कि हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है। तो इस तरह दोस्तों आपको सभी जो फार्मूले हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और डब्ल्यू का टू एल स्क्वायर बी मैक्स 1.6 ठीक है, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होने वाले लॉस को क्या होगा? तो सिंपल लॉस होगा हमारा कॉपर लॉस होगा। ठीक है, कॉपर लॉस होगा, वाइंडिंग होगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कॉपर लॉस का फार्मूला होता है, ये पूछा है कॉपर लॉस का फार्मूला क्या होता है। तो आई स्क्वायर आर आप सभी को पता है। ठीक है, डब्ल्यू सिक्स आई स्क्वायर आर ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट से शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो किस लिए किया जाता है इसको जो है आयरन लॉस याद करने के लिए इस पर ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है? तो हमारा जो कॉपर लॉस होता है उसको ज्ञात करने के लिए इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी व्यक्त की जाती है। अब ये पूछ रहा है एफिशिएंसी विथ किया, अगर इस तरह से पूछे तो किस पे लगाना है, अगर ये आपको पूरा दिन के पूछे वो किस ऑप्शन में करेक्ट करना है वो मैं आपको सब बताऊँ। तो क्या होगा इसमें आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, क्या होगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। किस ऑप्शन में आएगी? आउटपुट शक्ति इनपुट शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता, ये ऑल डे एफिशिएंसी व्यक्त कीजिए। तो ये इसमें क्या लेंगे? इसमें हम दोस्तों क्या लेंगे कि आउटपुट किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आवर या इनपुट किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि ये आउटपुट वाट घंटा या हमारा जो होगा इसमें इनपुट वाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे यहाँ पे देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस का मान होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होता है दोस्तों, अगर आदर्श से आइडियल ट्रांसफार्मर उसमें लॉस होना नहीं चाहिए। ठीक है, आदर्श मतलब उसमें लॉस होगा नहीं, तो यहाँ पे शून्य होगा। लेकिन दोस्तों रियल में आदर्श तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें लॉस शून्य होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए किस की तुलना में ट्रांसफार्मर का आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ सकता? किस की तुलना में ट्रांसफार्मर की आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ सकती? थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करके चलेंगे इसको हम। तो मॉसफेट फेट ट्रांजिस्टर, तो क्या होता है? एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर में जो है वो एक तरह से एम्पलीफाई करता है वॉइस को। तो इस तरह से जो इसमें हम इसका आउटपुट बढ़ सकता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर नहीं। तो आगे यहाँ पे हम दोस्तों हम देखेंगे नो लोड पर ट्रांसफार्मर में कितना करंट प्रवाहित होता है। नो लोड पर ट्रांसफार्मर में कितना करंट प्रवाहित होता है? तो बहुत ही जो है कम करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, नो लोड की स्थिति में। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछने वाला, आप सभी पता है केवी होता है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का क्या अर्थ है। ट्रांसफार्मर का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करना, या विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रिक्वेंसी के साथ बदलना, या विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करना। ठीक है, फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पे आपकी जो है वो कि वो एक तरह से आप देखेंगे उसको जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफार्मर में स्थिर रहती है, क्या स्थिर रहती है? फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, शक्ति, करंट।
तो सब कुछ चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखिए हमारा जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी यूज होती है तो 50 हर्ट्ज यूज होती है। बाकी अगर अमेरिका वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग डॉट डॉट्स के लिए किया जाता है। वाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोध देने के लिए, वाइंडिंग में करने के लिए, हवा से नमी सोखने के लिए, वाइंडिंग में आपूर्ति। तो आप सभी को पता है जो ब्रीदर इसका प्रयोग जो है हवा से नमी सोखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है। सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर जो सप्लाई जोड़ देंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो देखिए यहाँ पे जल जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है चल जाएगी, लेकिन ये होगा दोस्तों जल जाएगी। ठीक है। जल यहाँ पे चल लिख दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। आगे यहाँ पे हम देखेंगे एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे डेड डेस्क कहा जाता है। तो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का भी ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। आइडियल यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर होगा, अभी ऊपर क्वेश्चन वो आया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 78 आ गया। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक डैश 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 होता है, क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऑटो या आदर्श ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ले एडी करंट की कमी एक है, एडी करंट की कमी एक है, क्या है। वाइंडिंग में शीतन, वाइंडिंग वोल्टेज का बढ़ाना, वाइंडिंग में ओवरलोड, वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान। ठीक है। सबसे अच्छा जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान ये करता है, ये 79 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्लिप ऑन मीटर है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। आपको ये बताना है क्लिप ऑन जो मीटर है वो कौन सा, यहाँ पे पूछ रहा है कि मीटर मतलब क्लिप ऑन मीटर डैश डैश है, तो क्या है। ये हमारा एक प्रकार का सीटी बोल सकते हैं इसको, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर डेड डैश होता है, कौन सा होता है। वो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण में तेल का विस्तार और संकुचन होता है। ब्रीदर, ताप मापक, कंजर्वेटर टैंक या एक्सप्लोजन वेंट में। तो इसमें किसमें होता है वो किसमें होता है, वो हमारा जो उपकरणों में से तेल का विस्तार होता है वो किसमें होता है, कंजर्वेटर टैंक में। ठीक है। सिंपल सी बात है, कंजर्वेटर में होगा, सी करेक्ट होगा। ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है फलस्वरूप डेड डेड होता है। जो ऊर्जा के रूप में व्यय होता है या अपव्यय होता है, गर्मी के रूप में प्रकट होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो वो हमारा जो होगा दोस्तों क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, हिस्टैरिसीस। क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, हानि ही होगी वो। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाला तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, निम्न बहाव बिंदु, उच्च शयन इंडेक्स या उच्च श्यानता। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसमें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। भंवर धारा यानी एडी करंट लॉसेस ऐसे कम किए जाते हैं, तो कैसे किए जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है। और बिना वर्निश के रोध के लेमिनेशन को कोर बना करके, कोर की ठोस वस्तु बना करके रोधी वर्निश लगा करके लेमिनेशन कोर को बनाना। तो इसमें हम वर्निश लगा करके जो है इसको हम कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर काम करते हैं। फैराडे का विद्युत उपघट्ट नियम नहीं, न्यूटन का गति का नियम नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो हमारा जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है इस पे हमारा दोनों वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है। ये डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर किस टाइप का, इस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे जो इसमें वोल्टेज जो हमारा होगा उसमें हाई होगा, उसमें अधिक रखी जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे उच्च वोल्टेज वाइंडिंग इसमें हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। राइट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं डैश डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। डैश डैश किसको कम करने के लिए आर्मेचर जो कोर पर परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, भंवर धारा को। ठीक है। भंवर धारा को कम करने के लिए जो है आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। बुखोज रिले आमतौर पर डेड डैश किस संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के नहीं, अल्टरनेटर के नहीं, ट्रांसफार्मर के। ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, राइट। आगे यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल संरक्षण उपयोग कौन सा मामले में किया जाता है। गैस निर्माण, ताप वृद्धि में, या कूलिंग सिस्टम खराब होना, या आंतरिक भूमि दोष। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा किसमें प्रयोग करेंगे, इसमें हम जो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल संरक्षण का उपयोग कौन सी मामले में किया जाता है। गैस निर्माण, तापमान वृद्धि, कूलिंग सिस्टम खराब होना, या आंतरिक दोष। तो इसमें किसमें किया जाएगा, आंतरिक जो दोष होंगे उसको ठीक करने के लिए इसमें जो है वो किया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि अर्थिंग वगैरह के लिए इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होता है।
तो इसको सिंपल देखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा दिखे उस पर फट से क्लिक कर दो, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा दिखे उस पर फट से क्लिक कर दो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, हमारा 92 होगा, ठीक है। 92 होगा ये। कह रहा है कि कोर की लेमिनेशन आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो जो कोर हमारी होती है वो लेमिनेशन तौर पर किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। किसकी होती है, सिलिकॉन स्टील की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम देखेंगे दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार का सिद्धांत क्या है। फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, या स्वप्रेरण या पारस्परिक प्रेरणा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये कह रहा कि दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कार का सिद्धांत क्या है। तो आप सभी को पता है जो इसकी दो वाइंडिंग है उसके जो ट्रांसफार्मर नियम है इसका क्या है, पारस्परिक प्रेरणा यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि पारस्परिक प्रेरणा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। फुल लोड या वोल्टेज लोड, या नो लोड फुल लोड वोल्टेज लोड, या नो लोड वोल्टेज फुल लोड। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का मतलब है इसमें कौन सा जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होगा। तो दोस्तों वो हमारा कौन सा होगा, हमारा यहाँ पे जो नो लोड वोल्टेज की हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या नो लोड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे नो लोड वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी, ठीक है। ये हमारा इस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की क्षमता निम्नलिखित में से किससे अनुपात द्वारा नापी जाती है, ठीक है। किस अनुपात द्वारा ये जो है वो नापी जाती है ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है पूरे दिन की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। पूरे दिन की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक दिन में किलोवाट घंटा था, आउटपुट किलोवाट घंटा कितना होगा ये यहाँ पे दोस्तों हम नापा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह जिसमें द्वितीयक है। तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार पूछ रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो किस तरह का यहाँ पे जो है डैश डैश में होता है। क्या वाइंडिंग में पतले तार लंबे तार होते हैं, वाइंडिंग में पतले तार की तार, या टर्न प्राइमरी टर्न से कम होते हैं, धारा प्राइमरी धारा से कम होती है, पावर प्राथमिक धारा से कम होती है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों होगा 96 हमारा ये क्वेश्चन होगा, टर्न और प्राइमरी से कम हो, क्या होगा, टर्न जो है प्राइमरी टर्न से कम होगा। क्या होगा, टर्न प्राइमरी से कम होगा। यानी कि परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ जिसमें द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक जो है कि सेकंड वाइंडिंग है वो टर्न प्राइमरी से कम होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है ट्रांसफार्मर की क्षमता अधिकतम होती है जब डैश पर काम करता है। किस पर काम करता है, उसकी अधिकतम क्षमता होती है जब वो कब काम करता है, ठीक है। जब उस पर लोड जिसकी कापा हानि न्यूनतम हो, पोल लोड या इसके ऊपर अधिकतम आयरन क्षमता हो, या उस पर जिसमें उसकी कापा हानि उसके आयरन हाथी के बराबर होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण निर्धारित होता है। खुला परिपथ परीक्षण निर्धारित होता है कोर लॉस, चर लॉस यानी कि वेरिएबल लॉस, ठीक है, या ट्रांसफार्मर प्रतिरोध, या चर लॉस यानी कि वेरिएबल लॉस, या कोर लॉस। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा, कोर लॉस, ठीक है। कोर लॉस है हमारा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे ये हमारा जो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर टाइप ट्रांसफार्मर डैश डैश सक्षम होता है, कम ज़्यादा या एक समान। तो हमारा जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो कोर की तुलना में ट्रांसफार्मर जो है वो कम सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ए करेक्ट हो गया दोस्तों। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपको कमेंट्स करना है कि आउट ऑफ 100 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को कमेंट जरूर करना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट भी करना है और लाइक करना है वीडियो को जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। आप सभी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।